चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो पहले की सरकारें क्यों नहीं लाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट नहीं कर पा रही थी। उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि बीजेपी सरकार ने पहले दिन से स्टैंड लिया कि हम ड्यूल जीएसटी लाएंगे, वो सिंगल जीएसटी पे अड़े ही नहीं रहे। मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो सिंगल जीएसटी पे अड़ी हुई थी, इसलिए अमेंडमेंट आने ही नहीं दी उन्होंने, बाकी स्टेट गवर्नमेंट मानी नहीं। अच्छा, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था ऑल ओवर इंडिया में, है ना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को आया। पता क्यों आया 8 जुलाई को? क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार को फिर आदत वही थी, हमारे यहाँ नहीं लगेगा, हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने उस टाइम तो जोश जोश में बोल दिया हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला मत लगाओ। वैट खत्म हो चुका है, वैट कंप्लीटली खत्म हो चुका था, 1-2 आर्टिकलों पे ही रहता, आज भी वैट बहुत कम आइटमों पे। सर्विस टैक्स उसके यहाँ पहले भी नहीं लगता था, आज भी नहीं लगता, तो सर्विस तो कंप्लीट स्क्रैप हो चुका है। वैट अभी कुछ चीज़ों पे है, जैसे वो ह्यूमन अल्कोहल पे, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वैट है अभी। तो उतने से कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर लेगी सरकार, एक स्टेट कोई भी? तो बाकी चीज़ों पर टैक्स तो खत्म, वैट खत्म हो गया। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने मना कर दिया, अपनी एसेंट नहीं दी जीएसटी लगाने को। लेकिन 4-5 दिन में ही जीएसटी रोल आउट होते ही 4-5 दिन में उसकी आंखें खुल गई, उसे शायद समझ आ गया मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसने अपनी एसेंट दी, अपने यहाँ पे SGST एक्ट पास कराया और जीएसटी फिर इसलिए यहाँ पे 8 जुलाई से लगता है। उसे 7 दिन जीएसटी नहीं मिला सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को। तो ऑल ओवर इंडिया में 1 जुलाई से और जम्मू में 8 जुलाई से जीएसटी लगा है। क्यों? क्योंकि जम्मू सरकार ने अपनी एसेंट बाद में दी थी उसे। तो ये जीएसटी आया। जब जीएसटी आया तो जीएसटी में मैकेनिज्म बना था कि एक तो हम पहले से डिफाइन करेंगे व्हाट इज सर्विस, व्हाट इज गुड्स, है ना। उन्होंने शेड्यूल में डिफाइन ही कर दिया कि सर्विस क्या है और गुड्स क्या है, क्लियर है। जैसे अभी मैंने आपको सीडी और सॉफ्टवेयर का ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम बताया, तो जो सॉफ्टवेयर है नाउ इट इज अ सर्विस। जो सर्विस पे रेट एप्लीकेबल होगा वो लगेगा, उसमें चाहे सीडी लगाओ, पेन ड्राइव लगाओ, हार्ड डिस्क लगाओ, एसएसडी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा सर्विस की कैटेगरी में फॉल करेगा, उसमें गुड्स वाला काम ही नहीं होगा कभी भी। जैसे कंस्ट्रक्शन है, नाउ कंस्ट्रक्शन इज प्री डिफाइंड सर्विस, उसमें कितना भी मटेरियल लगे लेकिन टैक्स लगेगा उस पर 18% सर्विस वाला, पहले 12 था वो 18 हो गया, है ना। नाउ कंस्ट्रक्शन वर्क इज कंप्लीटली इन कैटेगराइज एज सर्विस। उसमें हमें ये देखना नहीं है कि 28% सीमेंट पे तो 28% टैक्स लगता है, किसी और मटेरियल पे तो 5% टैक्स लगता है, कोई आइटम ऐसा भी जिस पर टैक्स लगता ही नहीं होगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ कंस्ट्रक्शन इज अ सर्विस, उसमें जितने मर्जी टैक्स रेट का सर्विस वो लगा दो, आइटम या सर्विस लगा लो, लेकिन टैक्स उस पर वो लगेगा जो सर्विस पे लगता है, जो कि 18% है आज के डेट में, पहले 12 था। तो अब कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली अ सर्विस और वो प्री डिफाइंड है। अब ऐसे डिस्प्यूट नहीं है कि ये सर्विस में जाएगा, ये टैक्स के वहाँ जाएगा। दूसरी चीज़, अब किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में पैसा नहीं आता है ना। पहले पैसा पूल मनी में जाता है, पूल मनी से पैसा वापस आता है ना। साथ में सरकार ने क्या करा, इन्होंने बोला कि हम ना आपको, मान लीजिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, इसमें क्या हो रहा था, इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब कि यानी कि जम्मू कश्मीर में, देखो जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट क्या है, वो कंज्यूमिंग स्टेट कहलाती है। कंज्यूमिंग स्टेट का मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम है ना। कंज्यूमिंग स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम है लेकिन चीज़ें वहाँ के लोग कंज्यूम तो सब कुछ कर रहे हैं ना। तो जम्मू कश्मीर जैसी चीज़, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टेररिज्म है तो वहाँ बहुत ज़्यादा शांत इलाका नहीं है, तो वहाँ पे कंजम्पशन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ ना के बराबर है, लेकिन वहाँ के लोग यूज़ तो सब कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं महंगे महंगे, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर अब जम्मू कश्मीर का जो भी नागरिक वहाँ सामान खरीदेगा उसका टैक्स कहाँ चला जाएगा? जम्मू कश्मीर सरकार के पास। अगर मान लीजिए कोई जम्मू का आदमी दिल्ली से सामान खरीद के ले जाएगा तो टैक्स कहाँ चला जाएगा? जम्मू। लेकिन वेट वाले में क्या होता है, जहाँ सामान बिक रहा था वहाँ टैक्स रह जाता था, है ना। जहाँ सामान बिक रहा था वहाँ टैक्स रह रहा था। लेकिन इसे वो जीएसटी में क्या करा, उल्टा सिस्टम रहा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यानी कि आज की डेट में अगर सामान, वो पहले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर सामान यूपी चला गया तो टैक्स कहाँ चला जाएगा? सामान का टैक्स कहाँ चला जाएगा? यूपी में। अगर सामान यूपी चला गया तो टैक्स भी यूपी चला गया, तो इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स में क्या हुआ कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थी उनको नुकसान हो रहा था कि भाई हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारी स्टेट दिन भर मेहनत कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, और ख़रीद के दूसरी स्टेट वाले ले जा रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, और टैक्स भी वहीं चला जा रहा है, तो नुकसान है ना।
पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की रेवेन्यू का ज़्यादा होता था और इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करते थे, बेचते थे और टैक्स इस स्टेट को मिल रहा है। लेकिन जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं उनका फ़ायदा हो गया, जीएसटी आने से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नुकसान हो रहा था। तो एक हर्डल था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कमिटमेंट करी, उन्होंने बोला हम आपको ना, मान लीजिए आपका कलेक्शन मान लो 31 मार्च 2016, इस वाले में आपका कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स का 1000 करोड़ का इनडायरेक्ट कलेक्शन है ना। एवरेज मान के चलें कि आपका 1000 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, तो हम आपको 1000 करोड़ की कमिटमेंट तो हम दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करी स्टेट गवर्नमेंट से कि हम 1000 करोड़ की कलेक्शन तो हम 31 मार्च 17 को भी देंगे आपको। 31 मार्च 17 को भी देंगे, यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, 31 मार्च 17 भी आएगा, क्योंकि जून 17 से आया तो यहाँ पे भी तो अपने आप वैट से आप ले ही लोगे, कोई बात नहीं। 31 मार्च 18 में पहली बार जीएसटी और वैट मिक्स हो गया था, जून 17 को आया। तो हम यहाँ पर भी आपको 1000 करोड़ की मिनिमम कमिटमेंट तो हम दे रहे हैं। मान लो 1000 करोड़ आप पूरा नहीं ला पाए, आपको क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हो, आपके यहाँ सामान बिक के दूसरी स्टेटों में टैक्स चला जा रहा है, आपका कलेक्शन 1000 करोड़ नहीं हो पाया, तो हम जो कम होगा वो हम देंगे। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटमेंट करी सभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से या सभी स्टेटों से, सभी स्टेटों के साथ उन्हें एग्रीमेंट करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर आपका रेवेन्यू वैट वाले रेवेन्यू से कम होगा, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसकी हम देंगे। और ये बस 5 साल का एग्रीमेंट है, ध्यान रखना। हम केवल 5 साल कंपनसेशन करेंगे, 5 साल के बाद आप अपने आप देख लेना अब क्या करना है। हम 5 साल की गारंटी तो आपसे ले रहे हैं कि आपका जो वैट का कलेक्शन है उतना वैट का कलेक्शन तो हम देंगे, जितना भी कम होगा वो हम पूरे करेंगे। प्लस हर साल 14% के रेट से इंक्रीमेंट भी देंगे, है ना। हर साल 14% का इंक्रीमेंट भी, इस साल 1000 करोड़, अगले साल 1000 करोड़ के साथ 14% प्लस में करके देंगे आपको। ये नहीं कि स्टडी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपको ग्रोथ भी तो होता होगा। हर साल 1000 करोड़ हो जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो गया, हर साल 14% देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करना था, क्या अपनी जेब से देना था? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो एक बकरा है काटने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, हम सेस लगाएंगे। किसके ऊपर? ऑब्वियसली कंज्यूमर के ऊपर। तो अब जीएसटी के ऊपर सेस भी लगता है। ठीक है। एग्रीमेंट कितने साल का? 5 साल का। 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएसटी के साथ सेस लगाया, लेकिन सेस लगाया केवल वाइट गुड्स पे, लग्जरी गुड्स पे और टोबैको प्रोडक्ट पे, है ना। सिगरेट वगैरह पे सेस लगता है, और आपका क्या नाम कहते हैं, गाड़ियों पे सेस लगता है, जो कार खरीदेगा उसके ऊपर सेस लगेगा। कुछ लग्जरी गुड्स वाइट गुड्स पे और सिगरेट वगैरह टोबैको प्रोडक्ट पे सेस लगा है, पान मसाला वगैरह पे सेस लगा है। जीएसटी के ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगेगा, सेस। इसे बोलते हैं कंपनसेशन सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने साल का कमिटमेंट करा था? 5 साल का, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा भरपाई किससे करेंगे हम? सेस से। सेस किससे लिया जाएगा? जो अमीर आदमी, भाई जो तंबाकू गुटखा खा रहा है, तो अपनी सेहत खराब कर रहा है, देश को भला तो कर ले, कम से कम सेस लगाया, है ना। जो महंगी महंगी कार खरीद सकता है, जो 10 लाख 20 लाख 50 लाख की कार खरीद सकता है, वो एक 50-60 हज़ार रुपये का सेस भी झेल लेगा। तो ऐसी चीज़ों पे सेस लगाया, छोटी चीज़ों पे नहीं लगाया, बात तो ठीक थी। जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और अब ड्यूल जीएसटी है। सेंट्रल जब भी सामान स्टेट में लोकल में बिकेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा हाफ ऑफ द टैक्स रेट से। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर सामान इंटर स्टेट बिक गया तो कंप्लीट लगेगा आईजीएसटी विद फुल रेट ऑफ टैक्स। अगर 18% के आइटम में तो 9% और यहाँ पे पूरा 18 एक ही जगह लगेगा। मतलब 18 दो बार नहीं लगेगा, लगेगा तो आधा आधा ही। एक टैक्स पे मैक्सिमम टैक्स रेट जो भी होगा उसका आधा आधा हो जाएगा, जिस प्रोडक्ट पे जो लगेगा, आइटम या सर्विस जिस पे भी होगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी इन लोकल सेल, आईजीएसटी इन इंटरस्टेट सेल। तो इंटरस्टेट सेल में आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी सीजीएसटी जीएसटी को लाया क्यों गया था? टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग ऑफ द टैक्स इफेक्ट। जो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, जैसे मैंने आपको बोला था 50 लाख पे 5 लाख टैक्स बन जा रहा था जब भी इंटरस्टेट सप्लाई हो रही थी। अब जब लोकल में होगी तो वो टैक्स नहीं बना था, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। तो एलिमिनेट दिस सिचुएशन गवर्नमेंट ने उनसे जीएसटी लाई। अब जीएसटी लाने की वजह से क्या हुआ? क्योंकि किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट कलेक्शन नहीं आ रहा, तो किसी स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट लॉस में नहीं हो रहा, है ना। तो लॉस, अब पूल मनी से पैसा मिलता है सबको, पूल मनी से पैसा आ ही रहा है। जहाँ पे अब किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है, वो समस्या ख़त्म हो गई। तो अब ये भी टैक्स का जो कॉस्ट है
टू द सर्टेन एक्सटेंट। हालांकि देखो प्रीएम्बल में लिखा है, जब प्रीएम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब अमेंडमेंट की गई तो उससे पहले एक प्रीएम्बल लिखा जाता है ना। एक जैसे किताबों के पीछे प्रीफेस लिखा था ना, आई एम डेडिकेटिंग दिस बुक टू माई सो एंड सो, माई गुरुजी, माई पेरेंट्स, ऐसे करके प्रीफेस, एंड दिस बुक इज अबाउट सच एंड सच थिंग्स, ऐसा एक प्रीएम्बल लिखा जाता है कि हम जीएसटी में जो अमेंडमेंट, जो संविधान में अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें क्या करेंगे। उन्होंने अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में लिखा, हम क्या करेंगे, वी विल स्ट्रीमलाइन द इनफ्लो ऑफ द टैक्स, हम फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स रखेंगे। मतलब जब भी आप परचेज करोगे कभी आपका टैक्स का जो टैक्स जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इनपुट टैक्स को हम फ्री फ्लो कर देंगे, ये लिखा है प्रीएम्बल में। साथ में उन्होंने सेक्शन 17 लाए, सेक्शन 17 जो क्या बोलता है, ऊपर लिखा फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, नीचे लिखा सेक्शन 17 लाए जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट 2017 में एक सेक्शन है सेक्शन 17, जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या लिखा है, ब्लॉक आईटीसी, हम कुछ केसों में जीएसटी के इनपुट को ब्लॉक भी कर देंगे। तो फ्री फ्लो कैसे हुआ, ब्लॉक भी कर देंगे तो फ्री फ्लो नहीं हुआ ना। तो यहाँ कुछ लिखते हैं करते कुछ और हैं, लिखने और करने में कोई लेना देना नहीं है आपस में दूर दूर तक। अब मैं आपको वैसे ही बता दूं एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री में आपको प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है तो आपको यहाँ पे मशीनरी भी लगानी पड़ेगी, मशीनरी लगाने के लिए फैक्ट्री को बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, फैक्ट्री बनाओगे तो उसमें मशीन लगा के प्रोडक्शन करोगे, उस प्रोडक्शन को बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट करके दोगे, सरकार को नहीं दोगे। फैक्ट्री को बनाने में जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जो सीमेंट और लेबर खर्च होगी उस पर जीएसटी लगा होगा, मटेरियल पे, हेलो, लगा होगा। अब यहाँ पे फैक्ट्री चालू हो जाएगी, प्रोडक्शन होगा, उसको सामान बेचोगे, उस पर जीएसटी लेकर आओगे सरकार के लिए। लेकिन सरकार कह रही है जो फैक्ट्री को बनाने के लिए अपने सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करा है ना, हम इसका जीएसटी नहीं देंगे आपको। अब क्यों नहीं देंगे बताओ जरा, फैक्ट्री कहाँ लगाऊँ मैं, खुले मैदान में, बारिश आएगी तो पन्नी डाल के बैठ जाएंगे, जीएसटी का इनपुट नहीं लेना क्योंकि हमें, ऐसा हो सकता है। भाई मेरे को अगर मान लो क्लासरूम चलाना है, एनआईएफएम की बात कर लो या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो क्लासरूम चलाने तो पहले क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। या पार्क में चलें, कोई जीएसटी का कोई सिविल स्ट्रक्चर का खर्चा ही नहीं है ना, खुली ताज़ी हवा में पढ़ेंगे, ऐसा होगा। पढ़ने के लिए पढ़ने जैसा एनवायरनमेंट चाहिए ना, फैक्ट्री चलानी है तो फैक्ट्री जैसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा ना। मेरे को एक सिविल स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए कि मशीन को, भाई मशीन को एक प्रॉपर सेफ्टी भी चाहिए, लेबर की सेफ्टी भी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, सब काम चाहिए। तो वो कह रहा है अगर फैक्ट्री बनाने में जितना भी आप इनपुट मटेरियल खर्च करोगे उसके ऊपर जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा आपको, वो जीएसटी भूल जाओ। अगर आप अपनी किसी कंपनी के लिए कार खरीदते हो तो कार का इनपुट नहीं मिलेगा आपको। ये क्या है, कौन सा फ्री फ्लो है, कार का इनपुट नहीं देंगे, फैक्ट्री बनाने का इनपुट हम नहीं देंगे। और अभी जब 17(5) पढ़ेंगे और बहुत सारे इनपुट दिखाऊंगा मैं आपको, जो इनपुट वो ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, आप अगर आप दिल्ली में जीएसटी नंबर है आपके पास दिल्ली का, आप अपने ऑफिशियल मीटिंग की वजह से गोवा चले जाएंगे मीटिंग है, चलो गोवा ही चले गए मीटिंग की वजह से, ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग की वजह से भी जाते हैं गोवा, ऑफिशियल मीटिंग की वजह से गोवा गए है ना, तो गोवा में आपने होटल बुक किया, उस होटल का बिल आया मान लीजिए टाइम पीरियड के हिसाब से 2 लाख रुपए का, 18% जीएसटी लगा, 36,000 रुपये का जीएसटी, 18% का जीएसटी लगेगा, 36,000 रुपये का ना, 36,000 रुपये। मीटिंग गई, इसका बिल बनेगा, वो आपके नाम पे जीएसटी नंबर डाल के आपको बिल बना के दे देगा, लेकिन इस जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा आपको। पता है, आप ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए थे लेकिन जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा आपको। तो ये फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी नहीं है, नहीं है। तो इसका और इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बात सही थी तो ये वाला सेक्शन आना ही नहीं था, है ना। तो अभी जब हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो और थोड़ा आराम से पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो ये खाली एग्जाम्पल थे। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई, ठीक है। तो अब इसके पास जीएसटी आने के बाद फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं लेने पड़ते। पहले जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों हैं, तो आपको सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, वैट का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा। सर्विस टैक्स का टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट अलग, कंप्यूटेशन का तरीका अलग, वैट का ड्यू टैक्स जमा कराने के तरीका अलग, वैट की कंप्यूटेशन का तरीका अलग, टैक्स जमा कराने की डेट अलग, सर्विस टैक्स की रिटर्न भी जमा करो, वैट की रिटर्न भी जमा करो। बहुत सारे फायदे भी हैं, ऐसा नहीं है। कंप्लाइंस ईजी हो गई। पहले अगर आपने 29 स्टेटों में आप काम कर रहे हो तो 29 स्टेटों में जा के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते थे, वहाँ जा के हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था वैट का। और हर स्टेट में वैट के रजिस्ट्रेशन के तरीके में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता था।
है ना। यहाँ पे कुछ फॉर्म लग रहे हैं, वहाँ पे कुछ और फॉर्म लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ और डिक्लेरेशन लग रही है, उस स्टेट में कुछ और डिक्लेरेशन लग रही है। हर स्टेट ऑफिसर से अलग अलग जा जाके नंबर लेके आने पड़ते थे, ये समस्या थी। आज वो समस्या नहीं है, आप यहीं बैठ के इंडिया की किसी भी स्टेट का जीएसटी नंबर ले सकते हो, यहीं बैठे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लायंस में आसानी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम है, कंप्लायंस में आसानी तो हुई है, लेकिन ठीक है उन्होंने कुछ चैलेंजेस उन्हें जो हटा सकते थे वो नहीं हटाए, वो उन्होंने अपने लालच की वजह नहीं हटाए कि रेवेन्यू बढ़ेगा, अपने रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने पब्लिक को नुकसान कराया। तो कंप्लायंस में ईजी कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन केवल एक लेना है जीएसटी का, अब वैट का अलग नहीं लेना, सर्विस, हाँ वैट का अलग तब लेना है, मान लीजिए आप अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लेते वो बेच रहे हो, है ना, आप होटल चला रहे हो जहाँ पे अल्कोहल भी सर्व होता है, तो फिर आपको दो लेने पड़ेंगे, एक तो जीएसटी लेना पड़ेगा, अल्कोहल के लिए वैट लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप पेट्रोल बेच रहे हो, डीजल पेट्रोल बेच रहे हो, हाई स्पीड पेट्रोल बेच रहे हो, तो आपको वैट लेना पड़ेगा, है ना, उस पर पेट्रोल पे अभी वैट ही लगता है। और प्लस हालांकि वैट पेट्रोल पे जो वैट लग रहा है वो गवर्नमेंट किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी के अंदर ला सकती है, ध्यान रखने ना। गवर्नमेंट ने तो जीएसटी के अंदर पेट्रोल को पहले से शामिल कर रखा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट करी थी तो उसने वैट में से हटा लिया सर्विस टैक्स को, मतलब सॉरी पेट्रोल को। पेट्रोल और डीजल जो प्रोडक्ट हैं, जो एयर टर्बाइन के फ्यूल हैं, इनको बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कभी भी जीएसटी में ला सकती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट है उसकी पहले से, बस वो ला नहीं रही जानबूझ के। ला क्यों नहीं रही? हो सकता है सरकार को ही फायदा हो। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ों से, पेट्रोल से जो चीज़ें चलती हैं उसमें जीएसटी का इनपुट कोई मिलता है। अब वैट के इनपुट से जीएसटी का इनपुट तो मिलता नहीं है, सेट ऑफ नहीं होता। तो यानी कि जिन जैसे एयरलाइंस में हो गई, एयरलाइंस इंडस्ट्री हो गई, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, जो कार रेंटल हो गए, ट्रांसपोर्टर हो गए, वो सब क्या यूज कर रहे हैं? वैट वाली चीज़। लेकिन अपनी सर्विस पे क्या कलेक्ट करके दे रहे सरकार को? जीएसटी। तो सरकार जानबूझ के उसे ला नहीं रही, अपने फायदे के लिए नहीं ला रही। अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, किसी भी बजट में नोटिफाई करेगी, डाल देगी उसके अंदर, फिर सारे लोगों को फायदा हो जाएगा। क्योंकि वैट का इनपुट अभी तो वैट जीएसटी से मिलता नहीं है। मान लो मैं टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करता हूँ, मेरे पास 100 कारें हैं, तो 100 कारों में क्या चलता है? डीजल पेट्रोल चल रहा है सबसे ज़्यादा, सीएनजी डीजल पेट्रोल चल रहा है, और मेरी सर्विस पे आउटपुट पे क्या आ रहा है? जीएसटी। तो पेट्रोल और डीजल पे जितना भी मैं वैट दे रहा हूँ सब मेरी कॉस्ट है, मेरे को इनपुट नहीं मिल रहा, पूरा जीएसटी जमा करना पड़ रहा है सामने से। तो अब सरकार जानबूझ के, ऐसे ही एयरलाइंस के केस में भी यही है, उनका तो फ्यूल और ज़्यादा महंगा होता है, एयर टर्बाइन फ्यूल और ज़्यादा महंगा होता है, जानबूझ के सरकार अपने फायदे के लिए नहीं लेके आ रही है। चाहेगी तो कभी भी किसी भी बजट में नोटिफिकेशन में ले आएगी, लेकिन जो इंसानों का फ्यूल है, इंसानों के फ्यूल को नहीं ला सकती। इंसानों का फ्यूल मतलब अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो इंसानों का फ्यूल है, कुछ लोगों का, सबका नहीं, कुछ लोगों का, है ना। कुछ लोगों का जो फ्यूल है अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो बजट में नहीं ला सकती, उसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी हामी नहीं भरी। तो वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो अल्कोहल है, उस अल्कोहल को अगर जीएसटी में लाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट करानी पड़ेगी सरकार को। तो वो फिर अगेन टेढ़ा काम है ना। वो 2024 के बाद तो पॉसिबल है, अभी तो नहीं पॉसिबल है ना। 2024 के बाद सेम सरकार रिपीट हो गई तो शायद हो जाए, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सरकार कभी भी ला सकती थी, कभी भी ला सकती थी, जानबूझ के नहीं लाई है वो अपने फायदे के लिए नहीं रही है, क्योंकि वैट में पूरा पैसा मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए परमिशन दे दी, अल्कोहल के लिए नहीं दी जानबूझ के, क्योंकि सरकार को पता है अल्कोहल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, बहुत मोटा। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन के अंदर लेकिन जो अल्कोहल अभी मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है ना, मेडिकेटेड पर्पज के लिए यूज हो रहा है, उस पर जीएसटी ही लगता है। जो अल्कोहल मेडिकेटेड पर्पज के लिए यूज हो रहा है उस पर जीएसटी ही लगता है। वो एक अलग बात है, हम में से कुछ लोग दवाई की तरह पीते हैं तो सरकार उसे दवाई नहीं मानती, है ना। मैं नहीं पीता हूँ, ऐसा मत देखना मेरा, मैं नहीं पीता हूँ, न दवाई की तरह ना कैसे भी। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे हो अभी तो बच्चे हो तो नहीं पीते तो अच्छी बात है। पीना कोई अच्छी, उसमें कोई शान वाली बात कोई है नहीं, पीने में ज़्यादा अच्छी बात है, पीना कोई शान की बात नहीं है। तो अल्कोहल पर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, और वो जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेगा जब तक संविधान में संशोधन नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट नहीं ला पाती सरकार, तब तक उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे मेरे को उम्मीद है कि अगर सरकार रिपीट होगी तो 2024 के बाद जीएसटी लगा देगी अपना फ़ायदा नुकसान देखने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा उसे लगाने से, बहुत सारा इनपुट छोड़ना पड़ जाएगा सरकार को, तो शायद वो इसलिए नहीं ला रही। तो ये थी अभी तक की जीएसटी की जर्नी।